आइए हम लोग अपना विज्ञान का सेशन में जो हमारा ऊर्जा के स्रोत चैप्टर चल रहा है इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समुद्रों से ऊर्जा की बात करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो सीखा वो हमने जो हमारे जो एक वैकल्पिक जो हमारे सोर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हम लोगों ने सेशंस में पारंपरिक स्रोत की बात कर रही थी, लेकिन हमने 6 सेशन में सौर ऊर्जा की बात करी कि सोलर एनर्जी को कैसे हम हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये वैकल्पिक जो अगर स्रोत कहें इसके हम अब डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम सोलर एनर्जी को लेकर उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही जो हम समुद्रों की जो वेव्स उठती हैं इनको भी हम एक ऊर्जा के स्रोत की तरह यूज कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये आज के सेशन में सीखेंगे। तो जो समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त होती है इनको हम मेन 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और वो 3 वर्ग कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला वर्ग है हमारा ज्वारीय ऊर्जा। कि उसका जो ज्वारीय ऊर्जा होती है उसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम पढ़ देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तरंग ऊर्जा, जो तरंगे जो वेव्स उठती हैं इनको कैसे, इनका जो एनर्जी है इसको हम कैसे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और जो तीसरी है वो है, तीसरा वर्ग आ गया महासागरीय तापीय ऊर्जा। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, अगर हम देखें हमारे जो सीज ओशंस हैं वो बहुत गहरे हैं, तो अगर हम बिल्कुल नीचे का टेम्परेचर लें और ऊपर की सतह का टेम्परेचर लें, दोनों में हमें डिफरेंस मिलता है। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये भी एक हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स हो सकता है। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है, जो समुद्रों में उत्पन्न, ये जो ज्वार भाटे में उत्पन्न जो जल के स्तर के चढ़ने या गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ज्वार भाटे आते हैं तो उसमें क्या होता है, जल का स्तर क्या होता है, वो ऊपर होता है और नीचे होता है। तो देखिए अगर एक कहीं से अगर ज्वार भाटा ये नुकसान भी क्रिएट करता है, लेकिन इसको ही हम ये जो ज्वारीय एक जो ऊर्जा होती है वो हम इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ये जो और ज्वार भाटा अगर आप लोग देखें तो ज्वार भाटा का असली अर्थ क्या है, जब समुद्र के जल स्तर को दिन में परिवर्तन होने की परिघटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं। कैसे उसका कभी क्या देखते हैं, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। तो ये जो हमारा जल का स्तर में जो एक डिफरेंस आता है ये भी एक हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो ज्वार भाटा होता है इसके 2 कारण होते हैं। वो क्या कारण है, एक तो है पृथ्वी की घूर्ण गति कि वो कैसे रोटेट कर रही है, एक तो वो वाला कारण आ जाता है। और दूसरा होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। क्योंकि जैसे आप देखते हैं जब हम कहते हैं पूर्णमासी है, फुल मून है, तब हमारी जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊपर उठती हैं। हाई टाइड हम उनको कहते हैं, जैसे लो टाइड हाई टाइड ये बात करते हैं। अगर आप लोग कोई सी के किनारे रहते हैं तो आप ये टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इस कारण ज्वार भाटा आता है और ये अगर कहें ये एक हमें एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का दोहन कैसे होता है, सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। इसका कि जो एक बहुत संकीर्ण एक क्षेत्र को लेकर, और हम जैसे डैम की बात पहले कर चुके हैं, कैसे जो पानी का जो हम एक ऊंचाई से पानी को फेंकते हैं तो उसकी जो एक पोटेंशियल एनर्जी को एक हाईली काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, जिससे टरबाइन मूव करती हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हम लोगों ने पहले अपने सेशंस में देखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, एक जो सागर होता है उसके पास बांध का एक निर्माण करते हैं और बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो मीन्स जैसा आप जानते हैं कि कहीं भी हम कुछ देख रहे हैं तो एक अगर टर्बाइंस मूव कर रही हैं किसी भी सोर्स से, वो हमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्पफुल है। अब वो टर्बाइन मूव करने का हमने विंड मिल का भी देखा था, हमने वाटर एनर्जी की भी बात करी थी कि कैसे हम उससे अपनी टर्बाइंस मूव करते हैं, क्योंकि हमें वो मूव करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो डिफरेंट सोर्सेस है।
तो इसमें आज आपको एक और एग्जाम्पल मिल रहा है, वो है जौरीय ऊर्जा, जिसके द्वारा टरबाइन मूव हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तरंग ऊर्जा की बात करते हैं। महासागर में उत्पन्न विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने में हम उपयोग करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन तरंगों को हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न युक्तियों के द्वारा ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये लहरें आ रही हैं और यहाँ पे क्या है, एक इसका क्या इस टाइप से होता है कि ये जो लहरें आ रही हैं ये ऊपर यहाँ पे जब उसकी हमने अगर कहीं एरिया को कम कर दिया तो वो ऊपर उठेंगी और ज्यादा। और इसके उससे क्या होता है, यहाँ पे जो टरबाइन होता है वो जब कम एरिया में, तो वाटर का फोर्स ज्यादा लगता है, और वाटर का फोर्स जब ज्यादा लगा तो टरबाइन मूव कर गई। तो इन तरंगों से टरबाइन घुमाकर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए हम ये जो अभी यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि इनको ट्रैप कर लिया जाता है, तो ये एक है, ये लहरें आ रही है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको ट्रैप कर दे रहा है। तो मीन्स उनका एरिया हम लोग डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो एरिया डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, वो और ज्यादा ऊपर एक ज्यादा पार्ट से वो मूव करती है, उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है और गतिज ऊर्जा टरबाइन को घुमाने में एक सहायक होती है। अब हम तरंग ऊर्जा की सीमाएं देखें, तो हम देख रहे हैं जहां जहां हम ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे हैं, अभी हमने सोलर एनर्जी की बात करी, हमने सोलर कुकर की बात करी, सोलर पैनल की बात करी, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है या हीट एनर्जी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो वो अगर हमारे लिए कहीं फायदेमंद है, तो कहीं कहीं हमारी उनकी सीमाएं भी हैं, कहीं लिमिटेशंस भी हैं, जिसके कारण हम ये नहीं देखते कि हर जगह ये चीज मौजूद है। तो तरंग ऊर्जा की सीमाएं क्या हैं, पहली वाली देखते हैं। तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तरंगों का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी वेव्स अगर आ रही हैं वो इतना नहीं करेंगी। जब हाई टाइड आएगी, और क्योंकि जितना पानी ऊपर आता है उतनी उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी ये हमारे काम में आ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, समय और स्थिति बड़ी परिसीमाएं हैं, कि किस समय आ रही हैं और किस स्थिति में आ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कि वो हमेशा ये नहीं कि हमारे लिए सोर्सेस वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जो हमें किसी भी टाइम किसी भी स्थिति में मिल सके। लेकिन जब हमारे देखा कि ये जो तरंगे उठ रही हैं, जो ज्वार-भाटे आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो अर्थ का मूवमेंट, या अगर कहीं हमारा कहीं और जो एक गैलेक्सियल मूवमेंट हो रहा है, उससे भी फर्क पड़ रहा है। तो अगर ये कुछ नहीं होगा तो ये सब चेंजेस नहीं आएंगे। और ये अगर ज्वार भाटे नहीं आ रहे, तरंगे नहीं आ रही, तो ये जो अगर हम पूरा सेटअप कर रहे हैं, ये हमारा एक कहीं उतना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा की जब बात करते हैं, जो हमने थर्ड पॉइंट अपना शुरू में देखा था, तो ये जो समुद्र या जो महासागर होते हैं, तो जैसा मैंने बताया था, उनके जो ऊपर की सतह है और गहराई में ताप में बहुत अंतर होता है। और ये जो ताप में अंतर से प्राप्त हमें क्या होता है, ये तापीय ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत संयंत्रों को के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो एक टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इस जो हमारा इसका एक कॉन्सेप्ट जाता है, वो जाता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, इसको हम OTEC भी कहते हैं। तो ओशन थर्मल एनर्जी, तो ये जो ओशन की जो ये तापीय ऊर्जा है, ये इसका कैसे काम होता है, तो ये क्या, ये एक यंत्र है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, तो ये एक पूरा सिस्टम है जो जो समुद्र में या जो महासागर है, इनके जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो उनको एक ऊष्मा मिलती है, जो हीट मिलती है, उस हीट को वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने में सहायक होते हैं। तो आगे फर्दर क्लासेस में आप इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे वो हीट एनर्जी को किस फॉर्म में कैसे चेंज होता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। अच्छा, इसका दोहन कैसे होता है, इसमें जो विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है, और ये संयंत्र महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में जब 20 डिग्रीज का अंतर होता है, तभी ये कार्य करता है। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, हर जगह एक लिमिटेशन है।
तो इसमें भी यह है कि जब ये टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्रीज का होगा तभी ये जो हमने OTEC की बात करी है ये काम करेगा। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा। और इसमें जो थोड़ा सा एक है, आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। वो ऐसा होता है कि ये जो पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जो एक गैस होती है उसको क्या करते हैं, अमोनिया जैसे वाष्पील द्रवों को उबालने के काम में आता है। तो जब वो उबलते हैं तो क्या होता है, उनकी एक वाष्प बनती है और वो जो वाष्प होती है वो जनरेटर के टरबाइन को घुमाने में सहायक होती है। तो फिर से देखिए, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हैं तो टरबाइन हमें किसी मीडियम से करना है। अब वो टरबाइन को कैसे घुमाना है ये हमने डिफरेंट सोर्सेस देखे। तो एक हमने जैसा जानते हैं भाप का भी। अब भाप कैसे, मीन्स किसी चीज को गर्म करना है। अब वो चीज गर्म करने के लिए हीट चाहिए। तो ये जो हमें 20 डिग्री की यहाँ जो एक हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस की जो हीट मिल रही है, इस एनर्जी को हम कोई ऐसे वाष्पीय द्रवों को उबालने के काम में लाते हैं जिससे स्टीम बने, और स्टीम जो बनती है वो टरबाइंस घुमाने के में सहायक होती है। अब OTEC विद्युत संयंत्र की भी सीमाएं हैं। कुछ गैस कर सकते हैं क्या सीमाएं होंगी? जो पॉइंट्स पढ़े थे, यस, उससे ही रिलेटेड हमारी सीमाएं होंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो आपका ऊपर का और जो नीचे लेवल का है वो 20 डिग्रीज होना चाहिए। किसी कारणवश वो 20 डिग्रीज नहीं है तो ये काम नहीं हो सकेगा। और एक अगर देखें तो आजकल इतना पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन की वजह से ये जो 20 डिग्री का टेम्परेचर है ये हमें अक्सर नहीं मिल पाता है। दूसरा है इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयां हैं। क्योंकि देखिए, अब हमने देखा जैसे अमोनिया जैसी वाष्पीय द्रवों का, तो अब हमारे पास वो चीजें हमें एक मेंटेन करना उनको, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग है वो जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है। तो ये ऐसे चीजों को मेंटेन रखना, उनको रखना, और प्लस हमें 20 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस मिले, तो ये सब एक मेंटेन करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। जबकि ये सब नेचुरल है, कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन ये एक लिमिटेशन में आ जाता है। एक आता है भूतापीय ऊर्जा। ये क्या है, पृथ्वी के अंदर गहराइयों में ताप परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वो कुछ पिघल जाती हैं, और वो जब पिघलती हैं तो नेचुरल है अपनी जगह से वो मूव करेंगी। मूव करके वो कहीं ना कहीं एक इकट्ठा होंगी, और इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। तो जहां ये मेल्ट होके एक जगह इकट्ठा हो जाती है वो जो क्षेत्र होता है उसको तप्त स्थल कहते हैं। और जब भूमिगत जल, ये जो तप्त स्थल है, जब ये एक जो ग्राउंड वाटर है जब इनके एक कांटेक्ट में आता है तो उसमें एक भाप बनती है। और और जो ये जो तप्त स्थलों से प्राष्ट ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें से जब ये एक एनर्जी हो जनरेट हो रही है, कि जब आपकी भाप बन रही है और वो एक, जब भाप बन रही है नेचुरल है, एक एनर्जी आपकी जनरेट होगी, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय या अगर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा हम इसको कह सकते हैं। और ये जो होती है इनको हम पाइपों द्वारा इसको बाहर भी निकाल लेते हैं, और उच्च दाब पर निकली इस भाप से हम टरबाइंस घुमाने के काम में लाते हैं। तो एक तो हमने देखा जो हमारे ओशंस हैं उसमें हमारी ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस में टेम्परेचर डिफरेंस है। ऐसी जो अर्थ है ये भी अंदर किलोमीटर तक अंदर बहुत गहरी है, तो इसके भी टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ये जो अंदर वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इसको हीट करने में काम में आती है, और उससे जो वाष्प बनती है वो अगर हम पाइप से उसको बाहर ला सके तो टरबाइंस घुमाने के कार्य कर सकती है। इसके लाभ और सीमाएं देखते हैं। इसके द्वारा भी उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है, क्योंकि हमें एक जो अंदर सिस्टम चल रहा है, हमें ना तो कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से गैसेस डालनी है, कुछ नहीं करना, सब नेचुरल है। तो एक हमारा ये एक यूजफुल सोर्स है। लेकिन सीमाएं क्या है, पृथ्वी पर भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र बहुत कम है,
और ऐसे तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना ये एक बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, क्योंकि इतना नीचे ड्रिल करना, और प्लस हमें वो सरफेसेस पहचानने होते हैं जहाँ पे हमें ये जो एक गैस फॉर्मेशन है इसका हमें अंदाज होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि कैसे इस प्रक्रिया का भी लाभ और सीमाएं दोनों हमारे सामने, तो इस प्रक्रिया में भी हमने देखा कि हाँ, इसके लाभ और सीमाएं दोनों हमारे सामने हैं। तो हम लोगों ने आज जो सेशन में देखा तो कैसे एक नेचुरल जो हमारे समुद्र में जो टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है ओशंस में, या धरती के नीचे जो मिल रहा है, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है उससे हम किस प्रकार ऊर्जा जो हमें मिल रही है उसको हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में चेंज करने में वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सेशन अब यहाँ पे रोकने का टाइम आ रहा है, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग और थोड़े से जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कौन से उनको समझेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।